तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे आरएस मेंस का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तो ये हमारे लिए आज लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपको इस विषय में अच्छे मार्क्स आ सके। तो आप हमारे साथ यदि बने रहेंगे तो आपको इसके समझ में अच्छी समझ विकसित होगी। तो टॉपिक हमारा ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ये हमारे सिलेबस है 2023 का सिलेबस है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है। 23-24 ये आने वाली जो परीक्षा है उसमें भी यही सिलेबस है और यही टॉपिक रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं परीक्षा में, ताकि आपको बेहतर मार्क्स आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास। सिलेबस में बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम केवल छोटा सा है लेकिन बहुत खोटा सा है। छोटा सा है लेकिन खोटा सा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं कर रखी क्या क्या आएगा। जैसे लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, सामान्य नहीं पूछते, कई बार तो विशिष्ट ज्ञान पूछ लेते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन, अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति, दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी और निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। तो एक है, कहने में तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन छोटा सा नहीं है, बहुत खोटा सा सिलेबस है। शुरुआत करते हैं इस खोटे सिलेबस की। खोटे सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो ये खोटे क्लासेज हमारी, खोटे क्लासेज के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले किसकी, लेखांकन की। लेखांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। लेखांकन को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात करें तो लेखांकन का अर्थ होता है, लेखांकन मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है लेखांकन, लेखा प्लस अंकन। लेखांकन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना और लेखा प्लस अंकन मतलब हिसाब किताब। लेखांकन क्या होता है, हिसाब किताब। लेखांकन का शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज करने से। तो अब पहले आपको बता देते हैं, जिसके लिए कुछ प्रणालियां प्रतिपादित की गई है, जिसमें से मुख्य प्रणाली का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले आता है लेखांकन। जितनी भी कंपनियां होती है, क्या चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी, छोटी सी दुकान हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, सभी में एक चीज़ लागू की जाती है। कौन सी चीज़, कि जितने भी वो आर्थिक व्यवहार करते हैं, कौन से आर्थिक व्यवहार, मतलब कोई सामान खरीदा, कोई सामान बेचा, उधार खरीदा, कोई सामान खराब हो गया, बिगड़ गया, हम उधार लाए, हमने उधार दिया, जितने भी आर्थिक व्यवहार होते हैं इनको पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि पता रहे किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर यदि हमें पता रहे कि हमें घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो इसकी जो हिसाब किताब की जो पुस्तिका होती है, जिसमें कॉम में हम इन चीज़ों को लिखते हैं, इनको लिखने की प्रक्रिया हमारी लेखांकन कहलाती है। और शुरू से लेके अब तक, मतलब जब तक सदियों हो गई, लगभग हजारों साल हो चुके हैं इस चीज़ को शुरू किए। लेकिन पहले क्या है, सामान्य रूप से इस चीज़ को काम में लेते थे, और अब क्या हो गए, इसकी बहुत सारी विधियाँ बन गई है। अब क्या है, इसकी बहुत सारी विधियाँ बन गई है, इस वजह से क्या है, इसको अलग से सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, लेखांकन की। लेखांकन का अर्थ की बात करें तो लेखांकन का अर्थ है कि लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन मतलब हिसाब किताब। तो लेखांकन का शाब्दिक अर्थ है आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज करना, या आर्थिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से। इसके लिए कुछ प्रणालियां प्रतिपादित की गई है, और उसमें खास प्रणाली कौन सी, हमारी दोहरा लेखा प्रणाली। तब बात करते हैं लेखांकन की विधियों की। किसकी, लेखांकन की विधियों की बात करें तो हमारी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ लेखांकन की भी विभिन्न तरह की गतिविधियां विकसित हुई है। क्या, जैसे जैसे हमारी व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हुई है, वैसे वैसे हमारे लेखांकन की भी बहुत सारी गतिविधियां विकसित हुई है, उनका भी विकास हुआ है। तो व्यवसाय की प्रकृति, आकार, लागत, लाभ, कानूनी आवश्यकता, सूचनाओं की आवश्यकता, इन सब को ध्यान में रखकर व्यवसाय अपने अनुसार एक लेखांकन की विधि को अपनाता है। किसको अपनाता है, लेखांकन की जो विधि होती है उसको अपनाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको ध्यान में रखकर। अगर वो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेगा तो प्रॉपर लेखांकन कभी नहीं कर पाएगा। तो व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ लेखांकन की भी बहुत सारी जो विभिन्न गतिविधियों का विकास हुआ है। व्यवसाय की जो प्रकृति, आकार, लागत, लाभ, कानूनी आवश्यकता, सूचनाओं आदि सबको ध्यान में रखकर व्यवसाय इनको अपनाता है। भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 3 लेखांकन के लिए
3 विधियां लेखांकन के लिए अपनाई गई या अपनाई जाती है। एक तो होती है हमारी क्या, इकहरा लेखा प्रणाली, दूसरी होती है दोहरा लेखा प्रणाली और तीसरी होती है महाजनी प्रणाली। तीसरी कौन सी होती है, महाजनी प्रणाली। तो हम केवल और केवल इकहरा लेखा प्रणाली और जो दोहरा लेखा प्रणाली, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। जो महाजनी लेखा प्रणाली है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक तो हमारे सिलेबस में नहीं है और कई बार तो सिलेबस में ना हो उन चीज़ों को नहीं पढ़ा करते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस में हो केवल उतना ही हमें पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं इकहरा लेखा प्रणाली से। तो इकहरा लेखा प्रणाली की बात करें तो इकहरा लेखा पद्धति में क्या होता है, इकहरा लेखा पद्धति में लेखांकन के द्विपक्षीय सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या होता है, द्विपक्षीय सिद्धांत होता है लेखांकन का, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। और व्यावसायिक संस्थाएं क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार और सुविधा अनुसार इकहरा लेखा विधि को अपनाती है। क्या है, व्यावसायिक संस्थान क्या करती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार और सुविधा के अनुसार जो इकहरा लेखा प्रणाली उसको अपनाती है। कुछ संस्थाएं केवल लेन देनों के जो व्यक्तिगत पक्ष है इसका ही लेखा जोखा रखती है। क्या, कुछ संस्थाएं तो क्या करती है, लेन देनों की जो व्यक्तिगत पक्ष है इसका ही लेखा जोखा रखती है और रोकड़ को छोड़ के अन्य जो अव्यक्तिगत पक्ष है उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। क्या, रोकड़ को छोड़ के जो अन्य अव्यक्तिक पक्ष है इन पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो कुछ संस्थाएं कुछ अव्यक्तिक पक्षों का भी हिसाब रखती है। तो इस तरह से हमने देखा इकहरा लेखा प्रणाली के बारे में। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुछ लेन देन, क्या परिणाम स्वरूप कुछ लेन देनों का दोहरा लेखा हो जाता है तो कुछ का इकहरा लेखा, कुछ लेन देनों का लेखा ही नहीं हो पाता। अतः इकहरा लेखा प्रणाली की कोई आवश्यक औपचारिक सिद्धांत नहीं होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे इकहरा लेखा प्रणाली के लिए। तो इकहरा लेखा प्रणाली की खासियत ये होती है इसके कोई औपचारिक सिद्धांत या आवश्यक सिद्धांत नहीं होते हैं और न ही कोई लेन देन का लेखा करने के निश्चित नियम होते हैं। इकहरा लेखा प्रणाली में लेन देनों को लेखा करने के कोई निश्चित नियम नहीं होते। इस प्रकार यह कोई निश्चित पद्धति नहीं है। इकहरा लेखा पद्धति क्या होती है, कोई निश्चित पद्धति नहीं होती है। सामान्यतः इसमें इसे बहुत ही छोटे जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे हमारे थड़ी वाले होते हैं, छोटी दुकान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, तो छोटे व्यापारी वर्गों के द्वारा इसको प्रयोग में लिया जाता है। जो हमारी इकहरा लेखा पद्धति है इसको क्या छोटे व्यापारी के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें क्या बहियां रखी जाती है जिसमें व्यापार की प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा करते हैं। तो इसमें क्या बहियां रखी जाती है, मोटी मोटी पुस्तकें रखी जाती है, उसमें प्राप्तियों और भुगतान का लेखा करते हैं। सामान्यतः बिक्री रोकड़ के आधार पर ही की जाती है, मतलब कैश के आधार पर ही तो बिक्री की जाती है। उधार बिक्री, क्या उधार बिक्री की दशा में क्या, जैसे कोई सामान उधार दिया तो उधार बिक्री की दशा में स्मरण पुस्तक या कच्चा रोजनामचा रख लेते हैं। क्या, कच्चा रोजनामचा रख लेंगे उधार देंगे तो किसी को। क्यों? क्योंकि वैसे भी लेन देन कम ही होते हैं, मात्रा भी कमी होती है, अमाउंट भी कमी होता है और फ्रिक्वेंसी भी कमी होती है। तो इस वजह से क्या है, केवल एक स्मरण पुस्तक या कच्चा रोजनामचा रख लेंगे उधार रखने के लिए। इस प्रकार व्यापारिक लेन देनों को इस तरह क्या व्यापारिक लेन देनों को लिखने की यह अपूर्ण और अव्यवहारिक विधि होती है। और बात करें व्यापारी की तो व्यापारी वर्ग भी इस विधि का प्रयोग नहीं करते। क्यों? एक तो ये अपूर्ण है, दूसरी बात अव्यवहारिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इकहरा लेखा पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इकहरा लेखा पद्धति भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा दोहरा लेखा विधि की। क्या, दोहरा लेखा विधि की बात करें तो दोहरा लेखा इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक वित्तीय व्यवहार अथवा लेन देन के दो पक्ष होते हैं। आप याद रखेंगे दोहरा लेखा क्या है, इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक वित्तीय व्यवहार और लेन देन के दो पक्ष होते हैं तथा प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो खातों में करना होता है। जितने भी व्यवहार होते हैं तो प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो खातों में करना होता है। एक खाते के बाएं पक्ष जिसे डेबिट कहते हैं और दूसरे पक्ष को दाएं पक्ष जिसे क्रेडिट कहते हैं उसके अंदर लिखा जाता है, उसके पक्ष में लेखा किया जाता है। तो ध्यान रखना दो पक्ष होते हैं, एक खाते के बाएं पक्ष जिसे डेबिट कहते हैं और दाएं पक्ष जिसे क्रेडिट कहते हैं, उसके पक्ष में लेखा किया जाता है। तो जिस पक्ष में क्या व्यवहार आता है उसमें उस चीज को एंट्री कर देते हैं। यह स्वयं में पूर्ण एक ऐसी सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है जिसके अपने निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। क्या, ये एक तो पूर्ण है, सर्वोत्तम है और वैज्ञानिक विधि है। पूर्ण भी है, सर्वोत्तम भी है और वैज्ञानिक विधि है जिसके क्या अपने निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं।
इसके न केवल अपने व्यापार के समस्त व्यवहारों का अपितु प्रत्येक व्यवहार का डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं का इसके अंदर लेखा किया जाता है। जैसे कोई लेजर है कि लेजर है ये, और कोई अकाउंट है तो उसके अंदर क्या करेंगे, क्रेडिट को इस साइड लिखेंगे, डेबिट को इस साइड लिखेंगे। क्या, तो यहाँ डेट लिखेंगे, जैसे 5 तारीख है, 5 तारीख, जैसे कैश है तो ये 500 रुपये आए, ये 3 है, तो इस तरह एंट्रियाँ कर देते। और डेबिट का मतलब ये आज की तारीख है, ये सामान लिख दिया और कितने रुपए डेबिट किए गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से एक एंट्री करना शुरू करते हैं। अब डबल एंट्री इसलिए कहते हैं, दोहरा लेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों तरफ एंट्री करनी पड़ती है। क्या, क्रेडिट और डेबिट दोनों तरफ एंट्रियाँ करनी पड़ती है, इसलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। अर्थात एक तरफ नहीं होती, दोनों तरफ का योग क्या था, सेम होना चाहिए। अब बात करें दोहरा लेखा की, तो दोहरा लेखा विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन में एक पक्ष कुछ देता है तो दूसरा पक्ष कुछ लेता है। क्या, एक पक्ष कुछ देता है तथा दूसरा पक्ष कुछ लेता है, इसलिए प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों में दर्ज किए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों में दर्ज किया जाता है, और यही कारण है कि इस विधि को दोहरा लेखा विधि कहते हैं, और इसी वजह से क्या कहते हैं, इसे दोहरा लेखा विधि कहते हैं। ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी से लिया है, तो थोड़ा सा सिंपल भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, आप दोनों तरीके से देखेंगे। वर्तमान में ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रचलित है, क्योंकि इधर उधर से लेने की बजाय जो प्रॉपर है वहीं से लेना ठीक रहता है। वर्तमान में ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रचलित है, पूरी दुनिया में चलती है, और लेखांकन का अर्थ इसी विधि से दर्ज व्यवहारों के आधार पर लिया जाता है। अर्थात पूरे दुनिया के अंदर इस विधि के अंतर्गत जो लेखांकन किए जाते हैं, तो वास्तविक कोई कहता है हमने लेखांकन किया है, क्या किया है, हमने लेखांकन किया है, तो उसमें ये सोचा जाता है कि उसने जो व्यवहार किया है वो इसी आधार पर किए होंगे, अर्थात दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर ही किए होंगे। तो इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत, वास्तविक तथा अवास्तविक समस्त खातों में नियमानुसार लेखा करने पर, समस्त खातों में नियमानुसार लेखा करने पर अंतिम खाते आसानी से तैयार हो जाते हैं। क्या होते हैं, अंतिम खाते आसानी से तैयार हो जाते हैं, तथा आर्थिक परिणाम और वित्तीय स्थिति का सही पता चल जाता है। तो देखें, तो इसकी बात करें तो इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक समस्त खातों में नियमानुसार लेखा करने पर अंतिम खाते आसानी से तैयार हो जाते हैं, और साथ ही साथ देखें तो आर्थिक परिणाम और वित्तीय स्थिति का सही पता भी इससे चल जाता है, तो वित्तीय स्थिति का भी पता चल जाएगा। फिर बात करें कि दोहरा लेखा पद्धति का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बातचीत करें कि दोहरा लेखा पद्धति का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। दोहरा लेखा पद्धति का जन्म लगभग 500 साल पहले इटली में हुआ था। कब, लगभग 500 वर्ष पूर्व क्या इटली में हुआ था, इसलिए इसे इटालियन पद्धति भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इटालियन पद्धति भी कहा जाता है। इटालियन मार्बल नहीं है, इटालियन पद्धति है। इस पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन, इस प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन 1494 में लुकास पेसियोली नामक व्यक्ति ने डीकम्पोसेट स्क्रिप्चर नामक एक पुस्तक में किया था। एक पुस्तक है डीकम्पोसेट स्क्रिप्चर नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में हमारे लुकास पेसियोली ने 1494 में किया था। इसी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद लूज ओल्ड कैंसिल ने, किसने, लूज ओल्ड कैंसिल ने लंदन में 1543 में प्रकाशित किया था। तो इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, लूज ओल्ड कैंसिल ने लंदन में 1543 में किया। बाद में सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नाम की एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या था, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक की किताब लिखी। बाद में धीरे धीरे शने इसमें बहुत सारे सुधार हुए। आज यह पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। भारत में इसका प्रारंभ और विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। भारत में जो ये प्रणाली है इसका प्रारंभ और विकास किसके समय हुआ, अंग्रेजों के समय ही हुआ था। अब हम बात करेंगे दोहरा लेखा पद्धति का अर्थ क्या है। दोहरा लेखा पद्धति का अर्थ क्या है, आप देखें तो प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा पद्धति का अर्थ देखें तो प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों के 2 पक्ष होते हैं। क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं। यदि कोई कुछ प्राप्त करने वाला होता है तो दूसरा देने वाला होता है।
तो दो चीज़ें तो होती होती है, एक तो प्राप्त करने वाला होता है, एक देने वाला होता है। यदि कोई क्रेता है तो दूसरा विक्रेता अवश्य होता है। क्या? यदि कोई क्रेता है तो दूसरा क्या होता है? विक्रेता होता है। यदि कोई वस्तु अथवा संपत्ति किसी के पास आती है तो दूसरे के पास से अवश्य जाती है। यही होता है कि या तो वस्तु आती है या जाती है, एक प्राप्त करने वाला होता है तो एक देने वाला होता है। इसी प्रकार एक व्यवसाय के लिए कुछ व्यय है तो दूसरे किसी के लिए यह आय होगी। मतलब एक का व्यय है तो दूसरे का वो अपने आप ही आय हो जाती है। व्यवसायिक लेन देनों के इस दोहरे पहलू को लेखा पुस्तकों में क्रमबद्ध, नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखने की क्रिया को हम दोहरा लेखा पद्धति, प्रणाली या विधि कहेंगे। तो इस तरह हमने देखा दोहरा लेखा पद्धति का अर्थ क्या है। मतलब प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों के दो पक्ष होते हैं। यदि कोई वस्तु प्राप्त करने वाला होता है तो दूसरा देने वाला होता है। यदि कोई क्रेता होता है तो दूसरा अवश्य विक्रेता होता है। यदि कोई वस्तु अथवा संपत्ति किसी के पास आती है तो वह दूसरे के पास से अवश्य जाती है। इसी प्रकार एक व्यवसाय के लिए कुछ व्यय है तो दूसरे के लिए वह आय होगी। व्यवसायिक लेन देनों के इस दोहरे पहलू को लेखा पुस्तकों में क्रमबद्ध, नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखने की क्रिया को हम दोहरा लेखा पद्धति, प्रणाली या विधि कहेंगे। अब हम देखें दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा विधि की विशेषताएं क्या क्या है। दोहरा लेखा पद्धति या दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक लेन देन में दो प्रकार के पक्षकार होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जितने भी लेन देन होंगे उसमें दो प्रकार के पक्षकार होंगे तथा लेखा विशिष्ट में, लेखा प्रविष्टि में एक पक्ष को तो डेबिट किया जाता है। जितनी भी हम प्रविष्टियां करेंगे उसमें एक प्रविष्टि के अंदर एक पक्ष को तो डेबिट किया जाएगा और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा। एक पक्ष को डेबिट करेंगे और दूसरे पक्ष को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक खाते में दो पक्ष होते हैं। इस तरह क्या होता है, प्रत्येक खाते में दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष तथा दूसरा जमा पक्ष, मतलब एक क्रेडिट और एक डेबिट, तो दो पक्ष होंगे। खातों से संबंधित लेन देनों को, क्या खातों से संबंधित लेन देनों को खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। या खातों से संबंधित जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों को खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो हमने खातों के इन पक्ष में लिख दिया। प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि, क्या प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि दो खातों में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में रखी जाती है। क्या दो खातों में कैसे रखते हैं, एक दूसरे के विपरीत पक्ष में की जाती है। खातों के दोनों पक्षों में समान राशि से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। क्या वो किया जाता है कि खातों के दोनों पक्षों में समान राशि से क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। फिर आता है खाता बही, एक प्रमुख लेखा पुस्तक होती है। क्या खाता बही एक प्रमुख लेखा पुस्तक होती है इसमें व्यवसाय से संबंधित सभी खाते होते हैं। इसमें क्या होता है, व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे खाते होते हैं। तो दोहरा लेखा पद्धति की विशेषताएं हम देख रहे थे। पांचवी विशेषता होती है खाता बही में खोले गए खातों के शेष निकाल करके तलपट या बैलेंस शीट ट्रेल तैयार किया जाता है, जिसमें खातों के जो लेखा संबंधी शुद्धता है इसकी जांच की जाती है। तो हमने पांचों विशेषता देखी, परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। दोहरा लेखा पद्धति की विशेषताएं बताओ, तो विशेषता हम दोबारा बता दें आपको। प्रत्येक लेन देन में दो प्रकार के पक्षकार होते हैं। लेखा प्रविष्टि में क्या है, एक पक्ष को तो डेबिट किया जाता है, दूसरे पक्ष को क्रेडिट। इसी दूसरी विशेषता, इसी प्रकार के प्रत्येक खाते में दो पक्ष होते हैं, एक नाम पक्ष और दूसरा जमा पक्ष। नाम पक्ष मतलब क्रेडिट, जमा पक्ष मतलब डेबिट। खातों से संबंधित लेन देनों को खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। फिर क्या, प्रत्येक लेन देन की प्रविष्टि दो खातों में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में की जाती है। खातों के दोनों पक्षों में समान राशि से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। खाता बही एक प्रमुख लेखा पुस्तिका होती है जिसमें व्यवसाय से संबंधित सारे खाते होते हैं। खाता बही क्या होती है, एक प्रमुख लेखा पुस्तिका होती है जिसमें क्या व्यवसाय से संबंधित सारे खाते होते हैं। अब पांचवी विशेषता आती है, खाता बही में खोले गए खातों के शेष निकाल करके तलपट तैयार किया जाता है, जिसमें क्या खातों से के लेखा संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। खातों की क्या लेखा संबंधी शुद्धता की जांच की जाती है। तो हमने विशेषता देखी। अब देखेंगे दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांत। क्या दोहरा लेखा पद्धति के क्या सिद्धांत है, तो उसको देखें। तो दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांत की बात करें तो कौन कौन से सिद्धांत है। पहला आता है, प्रत्येक वित्तीय व्यवहार या सौदे के दो पक्षकार होते हैं। क्या प्रत्येक वित्तीय व्यवहार या सौदे के दो पक्षकार, क्या प्रत्येक वित्तीय व्यवहार या सौदे के दो पक्षकार मतलब प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। इसमें एक लाभ प्राप्त करने वाला पक्ष होता है तो दूसरा लाभ देने वाला पक्ष होता है। एक तो लाभ प्राप्त करने वाला,
तथा दूसरा लाभ देने वाला पक्ष होता है। यह व्यवहार रोकड़, वस्तु और सेवा के आदान प्रदान के रूप में होता है। मतलब या तो सेवा देते हैं या सेवा लेते हैं, रोकड़ देते हैं या रोकड़ लेते हैं, या वस्तु देते हैं या वस्तु लेते हैं। यही चीज़ें हैं नॉर्मली जो एक दूसरे में आदान प्रदान की जाती है। तो प्रत्येक चीज़ की क्या होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव क्या, दोनों पक्षों पर क्या व्यवहार का प्रभाव की देखें तो प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। क्या, प्रत्येक व्यापारिक व्यवहार का दोनों पक्षों पर बराबर प्रभाव पड़ता है। फिर बात करें दोनों पक्षों में लेखा, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है। मतलब जो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों पर पड़ता है प्रत्येक लेन देन का प्रभाव। अतः इनका लेखा भी दोनों पक्षों में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही पक्ष में इसका लेखा कर दो, ऐसा नहीं करना है। दोनों पक्षों में इनका प्रभाव पड़ता है। अब आगे बात करें दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव। प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव एक पक्ष के क्रेडिट तथा दूसरे पक्ष के डेबिट पर ही पड़ेगा। दोनों पक्ष पर प्रभाव की बात करें तो प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव एक पक्ष के क्रेडिट तथा दूसरे पक्ष के डेबिट पर ही पड़ेगा। आप इसे याद रखें। तो इस तरह हमने देखा तो दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांत क्या क्या है, 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत आता है हमारे, पहला सिद्धांत क्या है, प्रत्येक वित्तीय व्यवहार या सौदे के दो पक्षकार होते हैं। क्या, प्रत्येक वित्तीय व्यवहार या सौदे के दो पक्षकार है। दूसरा है दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव, या दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव। तीसरा दोनों पक्षों में लेखा। चौथा हमारे दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव। तो इस तरह हमने देखा दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांत, 4 सिद्धांत है, चारों को आप याद रखेंगे। फिर आता दोहरा लेखा पद्धति की या प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं। दोहरा लेखा प्रणाली की विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो दोहरा लेखा विधि के अंतर्गत क्या है, पुस्तपालन और लेखांकन। क्या, पुस्तपालन और लेखांकन संबंधित समस्त कार्यों की, क्या, पुस्तपालन एवं लेखांकन संबंधित समस्त कार्यों की प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जितने भी काम हैं इन कामों को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यही इनकी विभिन्न अवस्थाएं, कि यही क्या होती है, इनकी विभिन्न अवस्थाएं। ये अवस्थाएं एक के बाद दूसरी आती रहती है। और वो कौन कौन सी है, तो पहले पहली अवस्था, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह से पहले पहली अवस्था आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह ये अवस्था एक के बाद दूसरी आती है। तो बात करें एक एक करके। पहली अवस्था आती है प्रारंभिक लेखा, कि जब भी आपके पास कोई सामान लेने आता है तो आप क्या करेंगे, उसका प्रारंभिक लेखा करेंगे। तो शुरुआत करें तो व्यापारिक लेन देन का व्यवहार होते ही उसे तुरंत लिख देने की व्यवस्था को प्रारंभिक लेखे की अवस्था कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखे की अवस्था कहेंगे। जैसे ही व्यापारिक लेन देन हुआ तो वैसे ही क्या, उसे तुरंत लिख देने की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक लेखे की अवस्था। व्यापारिक क्या, प्रारंभिक लेखे की अवस्था कहते हैं। इसलिए इनका लेखा जिन पुस्तकों में किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, उनको प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहेंगे। क्यों, क्योंकि इनका लेखा जिन पुस्तकों में करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। छोटा व्यापारी सभी सौदों का लेखा एक ही पुस्तक में करता है। छोटा व्यापारी होगा वो तो क्या करेगा, जितने भी सौदे होते हैं उनका लेखा एक ही पुस्तक में करेगा। तो उसे क्या कहेंगे, जर्नल। वो तो क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, जनरल नहीं कहते, ध्यान रखना। जनरल का मतलब तो सामान्य होता है, ये जर्नल है, जर्नल कहते हैं। परंतु बड़े व्यापारी एक जर्नल रखने के स्थान पर लेन देन की प्रकृति के अनुसार विभिन्न जर्नल, मतलब सहायक पुस्तकें, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्त बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक, प्रमुख जर्नल में नियमानुसार लेखे रखते हैं। और ये सभी पुस्तकें जर्नल के भाग होती है। ये सभी पुस्तकें होती है जर्नल के भाग होती है। तो बड़े व्यापारी तो अलग अलग पुस्तकें रखते हैं और छोटे व्यापारी क्या करते हैं, एक ही पुस्तक रखते हैं जिसमें सारी एंट्रियां कर देते हैं। दूसरा काम होगा, हमने एंट्री कर दी जर्नल के अंदर। अब क्या करेंगे, वर्गीकरण और खतौनी करेंगे। क्या करेंगे, वर्गीकरण और खतौनी करेंगे। मतलब तो वर्गीकरण खतौनी में क्या करना है, देखते हैं। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में सौदों को क्या, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में सौदों का लेखा हो जाने मात्र से क्या, लेखा हो जाने मात्र से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। प्रारंभिक लेखा तो समस्त व्यापारिक लेन देनों को स्मरण करने के लिए लिखित रूप में देने का एक साधन होता है। क्या, कि हम चीज़ें याद नहीं रख सकते और खुद को याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्मरण के रूप में लिख लेते हैं। तो वही हमारा प्रारंभिक लेखा होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता और इससे ज़्यादा काम भी नहीं आता।
इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उसे टोटल कितना किससे लेना है, कितना पैसा है उसके बाद। इससे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि किस व्यापारी से कितना रुपया लेना है, किसको कितना देना है, किसी विशेष अवधि में कितने रुपए का माल क्रय किया गया या विक्रय किया गया, किस मद पर कितना व्यय हुआ और किन किन मदों पर कितनी आय हुई। इसका कारण ये है कि हम इन चीज़ों का क्यों नहीं पता लगा पाते, क्योंकि इसका कारण ये है कि प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में एक मद से संबंधित व्यवहार एक स्थान पर नहीं लिखे जाते, बल्कि विभिन्न तिथियों में फैले हुए रहते हैं। मतलब कभी एक व्यवहार किस तिथि पे था तो दूसरा व्यवहार पता नहीं दूसरी किस तिथि पे था, तो इसलिए बहुत सारे व्यवहार क्या फैले हुए होते हैं, इस वजह से इसका पता नहीं चलता है। जब तक कि व्यवहारों को एक स्थान पर लाकर एक सामूहिक परिणाम न देखा जाए, जब तक व्यवहारों को एक स्थान पर लाकर उनका सामूहिक परिणाम न देखा जाए, तब तक उपयुक्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें हैं, इनसे ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन वो करेंगे तभी ये दूसरे नंबर आता है। तो बात करें दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत लेखांकन की जो दूसरी पद्धति है, ये दूसरी अवस्था है, उसकी प्रमुख लेखा पुस्तक होती है खाता बही। उसे क्या कहते हैं, खाता बही कहेंगे। और खाता बही की बात करें तो खाता बही में प्रत्येक पक्ष का एक खाता, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा आय व्यय से संबंधित खाते खोल दिए जाते हैं। क्या प्रत्येक पक्ष का एक खाता होता है, मतलब विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा आय व्यय से संबंधित खाते खोल दिए जाते हैं। इन सभी व्यवहारों को छांटकर संबंधित खातों को सही पक्ष में उनका लेखा कर दिया जाता है। जितने भी सारे व्यवहार है उन सबको छांटा जाता है, फिर संबंधित खातों के सही पक्ष में उनका लेखा कर दिया जाता है। छांटने के इस कार्य को वर्गीकरण तथा खातों में लिखने के इस कार्य को खतौनी कहते हैं। ध्यान रखना, खतौनी और वर्गीकरण दोनों शब्द याद रखना। कि खातों को छांटते हैं, छांटने की जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है इसको तो वर्गीकरण कहेंगे, और खातों में लिखने के कार्य को हम क्या बोलते हैं, खतौनी करना। खाता बही व्यापार की प्रमुख लेखा पुस्तक होती है। खाता बही क्या होती है, व्यापार की प्रमुख लेखा पुस्तक होती है, जिससे व्यापार के बारे में विभिन्न सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और तीसरा अंतिम पार्ट आता है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का। कौन सा पार्ट है हमारा, सारांश या अंतिम खाते बनाना। खाते बहियों में बहुत खाते होते हैं। खाते बहियों में क्या होते हैं, बहुत खाते होते हैं। इनको देखने से ये ज्ञान नहीं हो सकता कि व्यापार में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई, व्यापार में आर्थिक स्थिति कैसी है। इसकी जानकारी हेतु खाता बही के समस्त खातों से क्या होता है, कार्य के अंत में शेष निकाल करके तलपट बनाया जाता है। क्या करते हैं, तलपट बनाया जाता है, और यह बैलेंस शीट कहते हैं इसे। इसी तलपट की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, तुलन पत्र, ये सब चीज़ें बनाई जाती है, और इन्हें व्यापार के अंतिम खाते कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा तुलन पत्र होता है, लाभ हानि खाता होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, व्यापार के अंतिम खाते होते हैं। व्यापार के अंतिम खातों से व्यापार का लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। व्यापार के अंतिम खातों से क्या होता है, व्यापार का लाभ या हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। और यही क्या पुस्तक पालन और लेखांकन की तीसरी अवस्था होती है। यही क्या होती है, पुस्तक पालन और लेखांकन की तीसरी अवस्था है। तो हमने देखा जो दोहरा लेखा प्रणाली है, तो दोहरा लेखा प्रणाली के 3 चरण है। पहला चरण था हमारा कौन सा, पहला चरण था हमारा प्रारंभिक लेखा। पहला चरण क्या था हमारा, प्रारंभिक लेखा। दूसरा चरण हमारा वर्गीकरण और खतौनी। क्या दूसरा चरण कौन सा, दूसरा चरण है वर्गीकरण और खतौनी। तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरा चरण हमारा कौन सा, तीसरा चरण है सारांश और अंतिम खाते बनाना। तीसरा चरण क्या है, सारांश और अंतिम खाते बनाना इसका तीसरा चरण है। अब आता है दोहरा लेखा पद्धति की लाभ। क्या है, दोहरा लेखा पद्धति की क्या क्या लाभ है, तो उसकी बात करें तो दोहरा लेखा पद्धति हिसाब किताब की एक पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। क्या दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, हिसाब किताब की एक पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसका प्रयोग विश्व के अधिकांश देशों में किया जाता है। फायदा देख रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली के फायदे क्या है, तो जिसका प्रयोग है विश्व के अधिकांश देशों में किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करते समय व्यवसायी को बहुत सारे फायदे होते हैं, या बिजनेस को बहुत सारे फायदे होते हैं यदि बिजनेस में दोहरा लेखा प्रणाली काम में लेते हैं तो पहला फायदा आता है पूर्ण और वैज्ञानिक आधार पर लेखा किया जाता है। इसके अंदर इसमें क्या होता है, पूर्ण और वैज्ञानिक आधार पर लेखा होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक पूर्ण प्रणाली होती है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, लेखांकन की एक पूर्ण प्रणाली है। इसमें व्यक्तिगत,
वस्तुगत और आय व्यय से संबंधित सभी खाते रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत, वस्तुगत और आय व्यय से संबंधित सभी खाते रखे जाते हैं, जिससे व्यापार का हिसाब पूर्ण रहता है। इससे क्या होता है, व्यापार का हिसाब पूर्ण रहता है। और यह प्रणाली निश्चित नियमों, सिद्धांतों पर आधारित होने से, यह प्रणाली क्या है, निश्चित सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होने से पूर्ण वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक लेखा लेन देन का दोहरा लेखा रहने से त्रुटि की संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इसकी एंट्री करते हैं, नामे मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों पक्षों में, और जमा, नामे और जमा मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में लिखने से क्या होता है, गलती होने की संभावना नहीं होती है। क्योंकि गलती होती तो टोटल सेम नहीं आता, वेट गलती हो जाएगी तो टोटल कभी भी सेम नहीं आएगा। क्योंकि यदि त्रुटि रह जाएगी तो शीघ्र ही वो पकड़ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल मेल ही नहीं खाएगा, टोटल मेल नहीं खाएगा तो गलती का पता चल जाएगा। दूसरा है कारण विश्वसनीय आधार पर लेखा। क्या? विश्वसनीय आधार पर लेखा की बात करें तो यह प्रणाली पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है तो ये प्रणाली पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लेन देन को कम से कम 2 खातों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक लेन देन है तो प्रत्येक लेन देन को कम से कम 2 खातों में लिखा जाता है, एक के नाम पक्ष की ओर, दूसरे के जमा पक्ष की ओर। एक के तो नाम पक्ष की ओर, दूसरे के जमा पक्ष की ओर इसे लिखा जाता है। अतः जितनी रकम नाम पक्ष में लिखी जाएगी उतनी ही रकम कहाँ लिखी जाएगी, जमा पक्ष में। इस नियम से खाता बही के खातों का शेष निकाल करके तलपट बना करके पुस्तकों की शुद्धता की जांच करते हैं, और इससे क्या, खातों की शुद्धता प्रमाणित हो जाती है, और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा डिटेल से बताया जाता है, तो हम उसमें थोड़ी सी भी कटनी छटनी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए, क्या कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए, तो इसकी बजाय आप लोगों को इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तीसरा फायदा है, तीसरे फायदे के बारे में बात करें। तीसरा फायदा हमारे लाभ हानि की जानकारी। क्या लाभ हानि की जानकारी की बात करें, हमारे इससे क्या फायदा होगा, लाभ हानि की जानकारी की बात करेंगे तो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या, सभी आय व्यय लाभ हानि से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, सभी आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिससे व्यापारी जब चाहे लाभ हानि खाता बना करके, व्यापारी क्या जब चाहे लाभ हानि खाता बना करके संबंधित अवधि के शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो लाभ हानि की जानकारी भी हमें इससे आसानी से मिल जाती है। फिर आर्थिक ज्ञान, स्थिति का ज्ञान। क्या आर्थिक स्थिति का ज्ञान की बात करें तो इस प्रणाली में सभी संपत्तियों, दायित्वों का पृथक पृथक लेखा किया जाता है। क्या इस प्रणाली में सभी संपत्तियों और दायित्वों का पृथक पृथक लेखा किया जाता है। व्यापारी के स्वामी के, क्या व्यापार के स्वामी के निजी व्यवहारों का लेखा और समायोजन प्रविष्टियां भी की जाती है। व्यापार के स्वामी के निजी व्यवहारों पर लेखा और समायोजन प्रविष्टियां भी की जाती है, जिनसे व्यापारी व्यापार का चिट्ठा बना सकता है। अतः इस प्रणाली के आधार पर व्यवसाय की एक निश्चित तिथि को सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आसान रहता है। भाई कोई तारीख है और उस तारीख पे पूछा जाए कि बताओ हमारा व्यापार कैसी स्थिति में चल रहा है, तो दोहरा लेखा प्रणाली से इस चीज़ का पता आसानी से लगाया जा सकता है। फिर इसके क्या लाभ है, अगला लाभ आता है सूचना प्राप्ति में सुगमता। क्या सूचना प्राप्ति में सुगमता की बात करें तो व्यापार के क्रय विक्रय, आय व्यय, लेन देन, लेनदार देनदार, विभिन्न संपत्तियों एवं दायित्व संबंधी सूचनाएं सुगमता, सरलता और तत्परता से उपलब्ध हो जाती है। बाहरी पक्षकारों को, जितने बाहरी पक्षकार हैं जैसे कोई कंपनी है तो उसको चुकाई जाने वाली और उनसे प्राप्त की जाने वाली राशियों की आसानी से गणना की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली से हम इन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। धोखाधड़ी और जालसाजी की कम संभावना। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को 2 खातों में लिखा जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन को 2 खातों में लिखा जाता है, इसलिए बेईमानी और धोखाधड़ी की संभावना कम ही रहती है। क्या होता है, इस प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन को 2 खातों में लिखा जाता है, इसलिए बेईमानी और धोखाधड़ी की संभावना कम ही रहती है।
इसलिए कोई कर्मचारी यदि बेईमानी करता भी है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो हमने ये छठा लाभ देखा। सातवां लाभ देखें तुलनात्मक अध्ययन का। तो यह पद्धति पूर्ण है। क्या है? यह पद्धति पूर्ण है और इसके अंतर्गत वर्ष की समाप्ति पर खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है। क्या? इसके अंतर्गत वर्ष की समाप्ति पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। विगत वर्ष के या पिछले वर्ष के जो अंतिम खातों की तुलना व्यापार खातों से की जाकर, क्या व्यापार खातों से, व्यापार क्या, दोबारा से पढ़ देते हैं। विगत खातों के जो पिछले साल के खाते हैं, क्या पिछले साल के अंतिम खातों की तुलना वर्तमान खातों से की जाकर व्यापार की जो प्रगति है, लाभ की योजनाएं आसानी से बना सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ। इस सब चीज़ों का अंदाजा लगा करके क्या है, लाभ की योजनाएं बनाई जा सकती है। तथा यदि हानि होती है तो उस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है, और उस पर यदि हानि हुई है तो क्या कर सकते हैं, अंकुश भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न वर्षों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। इसलिए क्या होता है, विभिन्न वर्षों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से संभव है। फिर बात करें वैधानिक मान्यता की। इसकी वैधानिक मान्यता की, तो दोहरा लेखा प्रणाली के पूर्णतया वैज्ञानिक होने से, क्या दोहरा लेखा प्रणाली के पूर्णतया वैज्ञानिक होने से हमारे देश में कंपनी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के द्वारा, कि कंपनी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के द्वारा इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जैसे हमारा बैंक है, बीमा, बड़ी बड़ी कंपनियों को इस प्रणाली के अनुसार अपने लेखे रखना कानूनन अनिवार्य होता है, तो वैधानिक मान्यता मिली हुई है। तो हमने देखा दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, क्या क्या लाभ है। पहला लाभ है ये पूर्ण है, वैज्ञानिक आधार पर लेखा करती है। दूसरी चीज विश्वसनीय आधार पर लिखा होता है। तीसरी इसके लाभ की बात करें तो तीसरा लाभ क्या है इसका, तीसरा लाभ है लाभ हानि की जानकारी मिल जाती है आसानी से। चौथा हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। पांचवा सूचना प्राप्ति में सुगमता रहती है। छठा हमारा धोखाधड़ी और जालसाजी की कम संभावना रहती है। सातवां हमारा तुलनात्मक अध्ययन रहता है। आठवां हमारा वैधानिक मान्यता रहती है। मतलब सभी जगह इस चीज की वैधानिक मान्यता है। अब हम बात करेंगे किसकी, दोहरा लेखा प्रणाली की सीमाएं और दोष, कि दोहरा लेखा प्रणाली की क्या क्या सीमाएं हैं और इसके क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष है। तो इसकी बात करें। दोष की बात करते हैं, यद्यपि लेखांकन की दोहरा लेखा पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति होती है, पूर्णतः वैज्ञानिक लेखा प्रणाली, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं दोष है जो बहुत सारे, उनकी बात करें क्या क्या दोष देखते हैं। पहला है लेखों के छूट जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखों को छूट जाने पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब यदि कोई लेखा प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखने से ही रह गया तो इस अशुद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या जो अशुद्धि हुई है इस चीज का पता नहीं लगा सकती कि यदि कोई प्रारंभिक लेखे में ही लिखना भूल जाए तो। कि जैसे सुनील को 1000 रुपये माल बेचा, क्या जैसे सुनील को 1000 रुपये का माल बेचा और यह उधार सौदा है। कैसा उधार सौदा है, जिसे विक्रय बही में लिखा जाना चाहिए, किंतु लिपिक ने भूल से वह सौदा विक्रय बही में नहीं लिखा जा सका, तो उसकी खतौनी न तो सुनील के खाते में होगी नहीं विक्रय खाते में। इस प्रकार तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों ही जगह उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो जो बैलेंस दिखाएगा वो पिछला ही बैलेंस दिखाता रहेगा, सुनील का नाम सामने आएगा ही नहीं और सुनील की मौज हो जाएगी। कितने 1000 रुपये में मौज हो जाएगी भैया, खूब है यदि एक जगह पे भी 1000 रुपये मिल जाए तो। गलत रकम लिखने पर भी गलती का पता नहीं लगना। यदि किसी व्यवहार का प्रारंभिक लेखा करते समय गलत रकम लिख दी गई तो खाता बही से प्रभावित होने वाले खातों में, खाता बही से जो प्रभावित होने वाले खाते हैं खातों में गलत राशि ही लिखी जाएगी, जिससे क्या तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सोहन को 5000 रुपये का माल बेचा, किंतु क्या सोहन को 5000 रुपये का माल बेचा किंतु विक्रय पुस्तक में प्रविष्टि 500 रुपये से की गई, और खतौनी में भी सोहन और विक्रय खाते में 500 रुपये ही लिखे गए जाएंगे। तो इस तरह से केवल 5000 की जगह 500 की एंट्री कर दी सोहन के खाते में, तो इससे क्या हुआ, तो इससे गलत एंट्री का पता चल जाता है। तो गलत एंट्री का पता नहीं चलेगा, गलत कर दी है तो ऐसे नहीं चलेगा कि 5000 की जगह 500 की एंट्री कर दी तो ये गलत है, तो ये तो कभी याद रह जाए तो पता चल जाएगा, नहीं तो वैसे पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने एंट्री ही गलत की है तो पता कैसे चलेगा। फिर आता क्षतिपूरक अशुद्धियों की खोज करना कठिन।
कभी कभी खतौनी में जितनी राशि का अंतर किसी खाते के डेबिट पक्ष में हो जाता है, उतना ही अंतर किसी अन्य खाते अथवा कुछ खातों के क्रेडिट पक्ष में हो जाता है। क्या होता है कि कभी कभी खतौनी में जितनी राशि का अंतर किसी खाते के डेबिट पक्ष में हो जाता है, उतना ही अंतर क्या अन्य खाते अथवा कुछ खातों के क्रेडिट पक्ष में हो जाता है। तो ऐसी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालती, जिससे उसको ज्ञात करना कठिन हो जाता है। कि जैसे बात करें कि एक पक्ष था, तो एक पक्ष में हमने क्या 1000 है, 1000 को 100 लिख दिया। कितना राम का अकाउंट था, तो राम के अकाउंट में 1000 की जगह 100 लिख दिया। और श्याम है, तो श्याम में 100 लिखना था और 100 की जगह हमने क्या लिख दिया 1000 लिख दिया। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये भी 1100 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो हमें इस गलती का कभी भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल तो सेम ही रहता है, या ओवरऑल तो क्या है सेम ही रहता है। तो देखिए आगे, गलत खाते के सही पक्ष में खतौनी का प्रभाव नहीं। क्या? गलत खाते के सही पक्ष में खतौनी का प्रभाव नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गलत खाते के सही पक्ष में कोई पक्ष की खतौनी कर दी जाती है, तो इस अशुद्धि का भी पता नहीं चलता है। जैसे सोहन के खाते को 5,000 रुपये से डेबिट करने की बजाय मोहन के खाते को 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया जाए, तो पता नहीं चलेगा कि मोहन की जगह सोहन को करना था। तो कई बार तो पता लगाना भी बहुत मुश्किल है जब तक खुद मोहन या सोहन ना कह दे। फिर बात करें खर्चीली प्रणाली। यह प्रणाली अन्य प्रणाली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खर्चीली है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि भारी भरकम रजिस्ट्रों पर बहियों के कारण रजिस्ट्रों और बहियों के कारण अधिक व्यय करना पड़ता है, बहुत खर्च आता है। किंतु बड़े व्यवसायों में उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ये कोई दोष नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसको करना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रणाली में योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति ही हिसाब की पुस्तक लिखने में सक्षम होता है। कम पढ़े लिखे लोग इस प्रणाली के अंतर्गत कार्य में अक्षम होते हैं। अंग्रेजी में यदि पुस्तकें रखी जाती है तो विशेष प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विशेष प्रशिक्षण की और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो हमने दोहरा लेखा प्रणाली देखा। अब आता है एक मिश्रित जनरल प्रविष्टि की बात करते हैं। किसकी? मिश्रित जर्नल प्रविष्टि की बात करें। क्या है ये मिश्रित जनरल प्रविष्टि की बात करें? जब किसी लेन देन से ज़्यादा से ज़्यादा खातों को प्रभावित होते हैं, जब किसी लेन देन से ज़्यादा से ज़्यादा खाते प्रभावित होते हैं, तो ऐसी जनरल प्रविष्टि को मिश्रित जनरल प्रविष्टि कहते हैं। वे कोई लेन देन हुआ और उस लेन देन की वजह से क्या बहुत सारे खाते प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे खाते प्रभावित होते हैं, तो ऐसी जनरल प्रविष्टि को मिश्रित जनरल प्रविष्टि कहते हैं। ये कई साधारण जनरल प्रविष्टियों का कॉम्बिनेशन होती है। ये क्या होते हैं? बहुत सारे जो जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं उनका मिश्रण या कॉम्बिनेशन होती है। बात करें मिश्रित जनरल प्रविष्टि की खास बातें क्या है। मिश्रित जनरल प्रविष्टि की खास बातें क्या है उसको देखें। एक मिनट। ठीक है, तो मिश्रित जनरल प्रविष्टि की खास बातें देखें तो इसमें एक से ज़्यादा डेबिट और एक से ज़्यादा क्रेडिट, या डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक से ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? या तो एक से ज़्यादा डेबिट होगा या एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा, या जो भी होगा ना एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे। क्या होगा? एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे। इसमें कई पंक्तियाँ होती है, एक पंक्ति के अंदर ये मिश्रित एंट्री नहीं की जाती है। क्या इसके अंदर में क्या होता है कि एक साथ कई पंक्तियां होती है। डेबिट और क्रेडिट की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका योग हमेशा बराबर होता है। मिश्रित जनरल एंट्री की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका योग हमेशा बराबर होना चाहिए।
मिसेज जनरल प्रविष्टि के उदाहरण की बात करें, एक मिनट। ठीक है, तो जब मिसेज जनरल एंट्री के उदाहरण की बात करें तो क्या है, आज क्या है, आरएस प्री का रिजल्ट आया है। आरएस प्री के रिजल्ट के चक्कर में सभी के फ़ोन आते रहते हैं कि किस किस के रिजल्ट्स क्या क्या रहे, तो उसी चक्कर में आ गए। तो आगे बढ़ते हैं, मिश्रित जनरल प्रविष्टि के उदाहरणों की बात करें। जब कोई कारोबार अपने ऑफिस के लिए जब कोई कारोबार अपने ऑफिस के लिए किराए का भुगतान नगद में करता है तो नगद खाता घटता है, डेबिट। किराया व्यय बढ़ता है, डेबिट। ठीक है, तो बिक्री की बात करें तो बिक्री खाते प्राप्य और बिक्री में व्यय वृद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए मिश्रित जनरल प्रविष्टि का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार क्या डेबिट पक्ष के दोनों हो गए कि जैसे ये डेबिट वाला आया तो उसके लिए क्या है, दोनों चीज़ें हो गई कि नगद खाता घटता है और किराया व्यय बढ़ता है, तो दोनों काम हो जाते हैं मिश्रित जनरल एंट्री के अंदर। तो एक से ज़्यादा एंट्रियाँ होती है। बेची गई वस्तुओं की लागत, क्या बेची गई वस्तुओं की लागत, बेची गई वस्तुओं की लागत में वृद्धि और इन्वेंट्री में कमी को भी रिकॉर्ड करने के लिए मिश्रित जनरल प्रविष्टि का इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल प्रविष्टि लेखांकन चक्र का एक अहम हिस्सा होता है। यह किसी कंपनी की किताबों में वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करती है। जैसे हमारे 2021 के अंदर परीक्षा में आया था क्वेश्चन, क्या मिश्रित जनरल एंट्रियाँ या एंट्रीज या फिर मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या होती है। एक क्वेश्चन आया हमारे आरएस अभी 2024 के अंदर। क्वेश्चन ये था, हिंदी में बताते हैं आपको, इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन को रोककर पढ़ सकते हैं। वे ट्रांजेक्शन्स आए तो इसमें निम्नलिखित व्यवहारों की कुछ व्यवहार हुए हैं, इनकी जनरल प्रविष्टियाँ बिना विवरण के देनी है। क्या बिना विवरण के देनी है। जैसे बी है, बी को 20,000 रुपये का माल नगद और 10,000 रुपये का माल उधार दिया गया। बी को क्या किया, 20,000 रुपये का माल नगद और 10,000 रुपये का माल उधार बेचा गया। हमें क्या करना है, इनकी जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। तो जनरल प्रविष्टियाँ की, तो पहले हमने बी है तो बी को क्या डेबिट कर दिया 20,000 रुपये में। क्या 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का हमने सामान नगद में दिया क्योंकि कैश आ गया हमारे पास, तो कैश आया। और 10,000 रुपये का सामान हमने क्या किया, उधार दिया। तो हमने क्या किया, 20,000 रुपये तो कैश में किए ऐड, और 10,000 रुपये हमने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल किया कि 10,000 रुपये हमें मिलने वाले। तो टोटल कितने हो गए, 30,000 हो गए। कि 20,000 कैश, तो कैश में कर दिया कैश अकाउंट में, और अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कि ये हमें वो पैसा प्राप्त होना है। और ये 30,000 रुपये का हमने क्या किया, सामान बेच दिया। ये क्या किया, 30,000 रुपये का सामान बेच दिया। तो 3 एंट्री कर दी। फिर आता है बी को 5,000, बी के द्वारा 5,000 रुपये का सामान लौटा दिया गया। ये 30,000 का सामान लिया था, 5,000 का सामान लौटा दिया। तो इसमें क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपये हो गई, 5,000 रुपये वापस दे दिए। और अकाउंट रिसीवेबल मतलब 5,000 रह गए कि 5,000 होने बाकी है, 5,000 आने बाकी है, 5,000 आ गए। जो ये हमारे ये थे ना 10,000, तो इसमें 5,000 आ गए, 5,000 आने बाकी है। फिर तीसरी अगली एंट्री आती है कि 5,000 रुपये का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लिया गया। क्या क्या, 5,000 रुपये का माल निकाल लिया खुद के काम में लेने के लिए। तो क्या किया, ड्रॉइंग कर ली 5,000 रुपये की। क्या कर लिया, ड्रॉइंग कर ली 5,000 रुपये की, और परचेज कर लिया 5,000 रुपये का। तो एक तरह से परचेज हो गई है 5,000 रुपये की, और ड्रॉइंग भी 5,000 रुपये की हो गई। सामान निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इसके बदले पैसा नहीं आना है। फिर तो फर्नीचर के लिए एक बात कही थी, फर्नीचर के लिए कहें तो ऑफिस कार्य के लिए 30,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर खरीद लिया गया। तो ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर आ गया, ऐड कर लेंगे 30,000 का फर्नीचर, और कैश 30,000 रुपये निकाल देंगे। क्या करेंगे, कैश 30,000 रुपये हमने
दे दिए। तो इसमें तो वो एंट्रियाँ होंगी जो हम दे देते हैं और ये वो चीज़ें होगी जो हम प्राप्त करते हैं। फिर बात करें, अगली एंट्री आती है हमारी कि 5,000 मूल्य रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। तो उसके बारे में बात करें तो लॉस्ट ड्यू टू फायर, मतलब आग से जो चीज़ नष्ट हो गई इसकी बात है। लॉस्ट ड्यू टू फायर मतलब 5,000 रुपये का सामान आग से नष्ट हो गया। इन्वेंट्री की बात करें तो 5,000 रुपये की इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री के अंदर सामान नष्ट हो गया, चला गया हमारे पास, तो उसको एंट्री कर देंगे। तो इस तरह टोटल करके देखें, टोटल 75,000 इधर आएंगे और इधर भी 75,000 आएंगे। तो इसको हिंदी में देख ले, हिंदी में देखेंगे तो सेम ही वैसे तो। अब आता रोज नामचा। रोज नामचा किसे कहेंगे? रोज नामचे की बात करें जिसको जनरल कहते हैं, जनरल एंट्री जनरल, तो रोज नामचा कहते हैं। जो जनरल की बात करें तो सभी लेन देनों को एक स्थान पर, क्या सभी लेन देनों को एक स्थान पर लिखने के लिए इस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। इसे लेखांकन के पहले चरण में ही काम में ले लिया जाता है। इसे प्रारंभिक लेखनी पुस्तक भी कहते हैं। इसमें लिखने का कार्य प्रविष्टि करना कहलाता है। तो जनरल की बात करें, सभी लेन देनों का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं, तो सभी लेन देनों को एक स्थान पर लिखने के लिए इस पुस्तक का प्रयोग करते हैं। इसे लेखांकन के पहली चरण में काम में लिया जाता है। इसे प्रारंभिक ही लेखनी पुस्तक भी कहते हैं। इसमें क्या लिखने का कार्य प्रविष्टि करना कहलाता है। फिर बात करें हमारे स्थिति विवरण चिट्ठा या तुलन पत्र। स्थिति विवरण चिट्ठा या तुलन पत्र की बात करें, बैलेंस शीट किसे कहते हैं? तो किसी भी तिथि पर, या किसी भी तिथि पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी भी तिथि पर किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। यह व्यवसाय की कुल संपत्तियां और कुल दायित्व का विवरण होता है। ये क्या होता है? व्यवसाय की कुल संपत्तियां और कुल दायित्व का विवरण होता है। इसे क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और लंबवत मतलब वर्टिकल प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसे क्या क्षैतिज और लंबवत प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं। तो स्थिति विवरण या बैलेंस शीट है, इसमें कौन कौन सी जानकारी दी जाती है वो देखें। तो बैलेंस शीट में जानकारी दी जाती है किसकी? किसी व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियां, मालिक की इक्विटी, इन सब की जानकारी दी जाती है किसमें? बैलेंस शीट के अंदर। व्यवसाय की वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी जाती है। व्यवसाय है तो व्यवसाय की वित्तीय नीतियों और निर्णयों की जानकारी दी जाती है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है। फिर बात करें स्थिति विवरण तैयार करने का मकसद क्या है। बैलेंस शीट तैयार करने का मकसद क्या होता है? व्यवसाय के बारे में अंशधारकों, ऋणदाताओं, निवेशकों, शासकीय अधिकारियों और अन्य हितधारकों, इन सबको जानकारी देनी जरूरी है। बात करें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करना, व्यवसाय की वित्तीय नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो परीक्षा में आ चुका 2016 के अंदर एक क्वेश्चन की स्थिति विवरण क्या होता है, कोई दो बिंदु बताइए। तो हमने स्थिति विवरण के बारे में देख लिया। फिर एक बार एक क्वेश्चन आया था, इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में क्या अंतर है, तो हमने पढ़ा था अभी। इकहरा लेखा प्रणाली में केवल एक खाता प्रभावित होता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में दो खाते प्रभावित होते हैं। दूसरा अंतर है, इकहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की परंपरागत लेखा पद्धति है, परंतु दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वैज्ञानिक विधि है। आप इसे याद रखेंगे और चीज़ों को याद करने के लिए आप चीज़ों को लिख लिख कर याद करें। तभी चीज़ें याद होगी, नहीं तो चीज़ों को आप देखेंगे तो देखने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होती। और फिर चीज़ों के लिए आपको क्या, किसी न किसी टीचर के पास के लिए तो आपको विश्वास करना ही होगा। यदि आप बार बार टीचर चेंज करेंगे तो इससे कभी भी आपको इन चीज़ों को लेके फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या है, किसी भी टीचर के पे विश्वास कीजिए, उस टीचर के अनुसार बताई हुई चीज़ों को पढ़िए। यदि समझ में नहीं आता है तो ही केवल उन टॉपिक्स या उन चीज़ों को लेकर ही आप दूसरे टीचर के पास जाइए, नहीं तो आप टीचर चेंज करेंगे किसी चीज़ को लेकर तो आप चीज़ों को समझ कर पाएंगे। तो चीज़ों को रुकिए, टिकिए और देखिए, नोट्स खुद बनाइए। फिर बात करें आगे, इकहरा लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली की तुलना में अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है। इकहरा लेखा प्रणाली में क्या रजिस्टर है ये कम रखने पड़ते हैं, इसलिए क्या अपेक्षाकृत ये हल्की होती है, मतलब कम खर्चीली होती है। कौन सी? इकहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में चरणबद्ध तरीके से या विभिन्न खाता पुस्तकें व्यवस्थित की जाती है। क्या होता है? दोहरा लेखा प्रणाली में चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जो खाता पुस्तकें व्यवस्थित की जाती है, जबकि इकहरा लेखा प्रणाली में ऐसा नहीं होता। क्या होता है?
इकहरा लेखा प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या एक सार्वभौमिक प्रणाली है। क्या दोहरा लेखा प्रणाली क्या एक सार्वभौमिक प्रणाली है जिसका क्षेत्र इकहरा लेखा प्रणाली की तुलना में विस्तृत होता है। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली क्या सभी कंपनियों और सभी जगह पे समान रूप से लागू होती है। दोहरा लेखा प्रणाली में हर रिपोर्ट में डेबिट और क्रेडिट पक्ष का मिलान करने पर त्रुटि की पहचान की जा सकती है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष का मिलान करेंगे तो त्रुटि का या गलती का पता चल जाएगा, लेकिन इकहरा लेखा प्रणाली में त्रुटि का पता अंत तक भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने लिख ही गलत लिया तो उसका पता नहीं ही चलेगा। क्या उसका पता कभी भी नहीं चलेगा। दोहरा लेखा प्रणाली में किसी भी समय वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी ली जा सकती है। क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली में? क्या होता है किसी भी समय वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी ली जा सकती है, जबकि इकहरा प्रणाली में केवल वित्तीय वर्ष के अंत में या जब पूरे खाते का विश्लेषण किया जा सकता है तभी इसके बारे में पता चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। दोहरा लेखा प्रणाली में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत मतलब GAP जनरल अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है उनका अनुपालन किया जाता है, जबकि इकहरा लेखा प्रणाली में स्थानीयकरण और मानकीकरण का अभाव होता है। मतलब ये आदमी के अनुसार होती है, जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे एंट्रियां कर लेता है। बात करें आगे दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में दोहरे पहलू की अवधारणा। परीक्षा में आ चुका है एक बार। दोहरे पहलू की अवधारणा क्या है उसकी बात करें तो लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में दोहरे पहलू की अवधारणा का मतलब है कि हर लेन देन को दो अलग अलग खातों में दर्ज करना। इस अवधारणा के मुताबिक क्या होता है हर लेन देन किसी कारोबार को दो तरीके से प्रभावित करता है, और ये प्रभाव क्या समान भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। अब दोहरे पहलू की अवधारणा के उदाहरण देखें। क्या दोहरे पहलू की अवधारणा के उदाहरण क्या है कि अगर कोई कंपनी नकद में मशीनरी खरीदती है तो मशीनरी खाते को डेबिट किया जाता है और नकद खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो दो खाते प्रभावित हुए इससे। अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसे उधार लेता है तो नकद खाते के लिए संपत्ति बढ़ती है और ऋण खाते के लिए देयता बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें दोनों खाते प्रभावित हुए इससे भी। अब बात करते हैं दोहरे पहलू की अवधारणा के फायदे क्या है। तो फायदे देखते हैं दोहरे पहलू की अवधारणा के फायदे क्या है। तो इससे क्या होता है लेखांकन समीकरण मतलब देयता और इक्विटी हमेशा संतुलित रहती है, मतलब सेम रहती है। इससे कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य का पूरा विवरण मिल जाता है। इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति की सही जानकारी भी मिलती है। इससे हितधारकों को कंपनी की लाभप्रदता, शोधन क्षमता और तरलता का पता चलता है। इसमें क्या होता है हितधारकों को कंपनी की लाभप्रदता, शोधन क्षमता और तरलता का पता चलता है। इससे क्या त्रुटि का पता लगाना और उसमें सुधार करना आसान होता है। इसमें क्या होता है इससे त्रुटि का पता लगाना और उसमें सुधार करना आसान होता है। तो 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन था उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। तो ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है, उसके अंदर द्विपक्ष अवधारणा की बात पूछी थी। फिर एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम हमारे क्या शुद्ध कार्यशील पूंजी। एक मिनट। शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात करें, ये क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल या NWC किसे कहते हैं। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है किसी कंपनी की मौजूदा संपत्ति होती है। वो किसी भी कंपनी की मौजूदा संपत्ति और देनदारी के बीच में अंतर होता है। वही संपत्ति और देनदारियां होती है, उन दोनों के बीच में क्या होता है अंतर होता है। और ये कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को बताता है। क्या होता है अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य इसको बताता है। ये वाली चीज शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना करके कंपनी के पास वर्तमान खर्चों को पूरा करने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है ये पता चलता है। क्या कि शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना करने से ही क्या पता चलता है कि कंपनी के पास जितने भी उसके खुद के खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है, ये चीज़ पता चलती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना कैसे होती है इसकी बात करें। क्या शुद्ध कार्यशील पूंजी की गणना कैसे करें उसकी बात करें तो कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों में नकदी, प्राप्य खाते और इन्वेंट्री खाते इनको शामिल करो। पहले क्या करो कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों में क्या नकदी, प्राप्य खाते और इन्वेंट्री खाते इनको शामिल करो। फिर क्या कंपनी की जो मौजूदा देनदारियां हैं, कंपनी की मौजूदा देनदारियों में देय खाते, ऋण खाते, वेतन, कर और अन्य जितने परिव्यय इनके लिए जो अर्जित व्यय है उनको शामिल करो। फिर परिसंपत्ति और देनदारी के बीच में जो भी अंतर है उसको निकालो।
क्यों? क्योंकि वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शुद्ध कार्यशील पूंजी का महत्व क्या है? क्या है? देखें, शुद्ध कार्यशील पूंजी के बारे में पता तो चल गया। अब शुद्ध कार्यशील पूंजी की महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या है? शुद्ध कार्यशील पूंजी से कंपनी के पास उपलब्ध नकदी का ज़्यादा सटीक माप मिलता है, कि पता चल जाता है कि नकदी कितनी है कितनी नहीं, तो इसका सटीक माप पता चल जाता है। सकारात्मक कार्यशील पूंजी स्थिरता प्राप्त प्रदान करती है। सकारात्मक कार्यशील पूंजी क्या करती है? स्थिरता देती है और ये सुनिश्चित करती है कि परिचालन स्थायी रूप से विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है? परिचालन क्या हो रहा है? स्थायी रूप से विस्तारित हो रहा है। पर्याप्त तरलता के साथ व्यवसाय अपने वित्तीय स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अवसरों में निवेश कर सकते हैं। क्या है? पर्याप्त तरलता के साथ व्यवसाय क्या अपने वित्तीय स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अवसरों में निवेश कर सकते हैं। ये परीक्षा में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। हमारे शुद्ध कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं? 2016 में आया था, तो इसलिए इसको भी शामिल कर लिया। बात करें एक ऑपरेटिंग साइकिल की, बात करें परिचालन चक्र किसे कहते हैं? तो परिचालन चक्र किसी कंपनी के द्वारा सामान खरीदने और बेचने में लगने वाले समय को मापने का तरीका है। क्या? किसी कंपनी द्वारा सामान खरीदने और बेचने में लगने वाले समय को मापने का तरीका क्या होता है? परिचालन चक्र। यह एक वित्तीय मैट्रिक है, मैट्रिक कह सकते हैं, वह तरीका है, वित्तीय मैट्रिक है कि किसी का भी पता लगाया जा सकता है। परिचालन चक्र की गणना करने से कंपनी को यह पता चलता है कि वह अपने संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता से कर रही है। तो परिचालन चक्र की जब गणना करते हैं तो उसी से ही पता चलता है कि कंपनी को यह पता चलेगा कि वह क्या अपने संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता से कर रही है। परिचालन चक्र की गणना करने का क्या तरीका है? परिचालन चक्र की शुरुआत सामान की खरीद से होती है। इसमें सामान का उत्पादन करने उसे शेल्फ पर रखने में लगने वाले समय ये भी शामिल होता है। इसमें सामानों को बेचने में लगने वाला समय भी शामिल होता है। यह उन बिक्री से नकद एकत्र करने के साथ ही खत्म होता है कि जैसे वो सामान बिक जाता है तो परिचालन चक्र खत्म हो जाता है। परिचालन चक्र से जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं? एक छोटे परिचालन चक्र का मतलब कंपनी तेजी से नकदी उत्पन्न कर सकती है, मतलब सामान बनाया और वो तेजी से बिक जाता है। एक लंबे परिचालन चक्र का मतलब है कि कंपनी को नकदी की कमी हो सकती है। एक लंबे परिचालन चक्र का मतलब होता है कंपनी को नकदी की कमी हो सकती है। परिचालन चक्र को समझना और प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। परिचालन चक्र को बेहतर बनाने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर को बेहतर बनाया जा सकता है और प्राप्य खातों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमारे परिचालन चक्र की विधि का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, RS मेंस के अंदर, तो हमने इस चीज़ को भी शामिल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा तो टफ था, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। सिंपल ही है, क्योंकि ओवरव्यू ही पूछा जाता है, यदि आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरेस्टिंग होने की बजाय चीज़ें काम की होनी चाहिए, और चीज़ें काम की होती है तो उसमें क्या कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इंटरेस्टिंग तो क्या 5-10 मिनट का वीडियो बना देते हैं लोग, और उसमें ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देते हैं। परीक्षा में जब चीज़ें आती है तो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, दोस्तों को भी बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।